बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे बोलते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का रावलकोट इस समय केवल एक शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान के दमन, छल और सैन्य क्रूरता के खिलाफ उठती हुई सबसे बुलंद आवाज बन चुका है। मंगलवार 28 जुलाई 2026 की सुबह यहां से जो तस्वीरें और दावे सामने आए उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। आरोप है कि अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे नागरिकों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और रेंजर्स ने गोलियां चला दी। जिस भीड़ के हाथों में अपनी मांगों के पोस्टर थे उनके सामने बंदूकें तान दी गईं। जिन नौजवानों की आवाज सुनी जानी चाहिए थी उनकी आवाज गोलियों से दबाने की कोशिश की गई। ताजा घटना में मरने वालों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्टें सामने आ रही हैं। आज तक ने कम से कम 9 लोगों की मौत की जानकारी दी है, जबकि आउटलुक ने प्रदर्शनकारी संगठनों के हवाले से 20 लोगों के मारे जाने का दावा प्रकाशित किया है। स्थानीय कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया पोस्ट में इससे भी अधिक संख्या बताई जा रही है, लेकिन संचार प्रतिबंधों और मीडिया की सीमित पहुंच के कारण इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी मुश्किल है। इसलिए 70 या उससे अधिक मौतों के आंकड़ों को ज्वाइंट आगामी एक्शन कमेटी और स्थानीय प्रदर्शनकारियों का दावा ही माना जा रहा है। लेकिन आंकड़ा 9 हो, 20 हो या आंदोलन शुरू होने के बाद दर्जनों मौतें, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नागरिकों पर बंदूक क्यों तानी गई? क्या रोटी मांगना अपराध है? क्या राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करना देशद्रोह है? क्या अपने ही क्षेत्र के फैसलों में स्थानीय लोगों की भागीदारी मांगना आतंकवाद है? पाकिस्तान की सत्ता इन सवालों का जवाब बातचीत से देने की बजाय गोलियों, गिरफ्तारियों, इंटरनेट बंदी और सैन्य तैनाती से देती दिखाई दे रही है। रावलकोट में शुरू हुआ यह आक्रोश अचानक पैदा नहीं हुआ। आंदोलन की जड़ में वर्षों से जमा आर्थिक असंतोष, महंगी बिजली, आटे और जरूरी सामान की कीमतें, बेरोजगारी, राजनीतिक अधिकारों की कमी और विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों का विवाद शामिल है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान में रहने वाले तथाकथित शरणार्थियों के लिए आरक्षित ये सीटें स्थानीय मतदाताओं के राजनीतिक अधिकारों को कमजोर करती हैं। इसलिए विवाद के बीच जेएएसी ने व्यापक आंदोलन खड़ा किया, जिसे बाद में पाकिस्तानी प्रशासन ने प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। जून में हुए संघर्षों के बाद सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी, इंटरनेट बंद करने और प्रदर्शनकारी नेताओं पर राजद्रोह के मामले दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान की विडंबना देखिए, दुनिया के मंचों पर वह कश्मीरियों के अधिकार की स्वयंभू ठेकेदार बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नियंत्रण वाले कश्मीर में जब लोग अपने अधिकार मांगते हैं तो उन्हें बैरिकेड, जेल और गोलियां मिलती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने इस्लामाबाद के उस दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया है जिसमें भाषणों में आजादी और जमीन पर दमन दिखाई देता है। क्रैकडाउन के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हजारों लोग रावलकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर चुके हैं। बातचीत विफल होने के बाद आंदोलन और तेज हुआ तथा चुनावी प्रक्रिया पर भी इसका प्रभाव पड़ा। 2 जिलों में चुनाव टालने तक की खबर सामने आई। यह साफ संकेत है कि यह केवल कुछ नेताओं का संगठनों का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के प्रशासनिक और चुनावी ढांचे पर भरोसे के गहरे संकट में बदल चुका है। चिनार चौक और मकबूल भट्ट शहीद चौक पर जमा भीड़ का संदेश सीधा है, लोग डरने के लिए तैयार नहीं हैं। गोलियों की आवाज के बीच भी प्रदर्शनकारियों का टिके रहना बताता है कि दमन अब आंदोलन को समाप्त नहीं कर रहा, बल्कि उसे और अधिक व्यापक बना रहा है। पाकिस्तान की सत्ता शायद यह भूल रही है कि बंदूक किसी व्यक्ति को चुप करा सकती है, लेकिन अन्याय से पैदा हुए जनाक्रोश को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकती। पीटीआई नेता डॉक्टर शहबाज गिल ने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सैन्य कार्रवाई ने स्थानीय जनता के मन में ऐसी नफरत पैदा कर दी है जहां से वापसी बेहद कठिन होगी। गिल ने मारे गए नौजवानों की कम उम्र का उल्लेख करते हुए विदेशों में बैठकर पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा करने वालों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि लाशों और घायलों के वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन संचार अवरोधों के कारण सटीक आंकड़ा दुनिया तक नहीं पहुंच पा रहा। इस आंदोलन का सबसे खतरनाक मोड़ यह है
जहां स्थानीय नेतृत्व पाकिस्तान से जुड़े प्रवेश मार्गों को बंद करने और सैन्य बलों की आवाजाही रोकने की बात करने लगा है। यदि ऐसा व्यापक स्तर पर होता है तो यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं रहेगी, यह इस्लामाबाद के राजनीतिक नियंत्रण को खुली चुनौती में बदल सकती है। पाकिस्तानी प्रशासन का पक्ष है कि कई मौकों पर प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों और काफिलों पर हमला किया तथा बलों ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। जुलाई के मध्य में झड़पों का अधिकारियों ने यही तर्क दिया था। वहीं प्रदर्शनकारी संगठनों का आरोप है कि शांतिपूर्ण नागरिकों को निशाना बनाकर आंदोलन कुचला जा रहा है। स्वतंत्र जांच और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के निर्बाध पहुंच के बिना इन विरोधों दावों की पूरी सच्चाई सामने आना कठिन है, लेकिन यह सच्चाई किसी जांच की मोहताज नहीं है। पीओके में गुस्सा उबल रहा है, लोग सड़कों पर हैं, शासन के खिलाफ नारे लग रहे हैं और गोलियों के बाद भी लौटने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान जिस कश्मीर को दुनिया के सामने अपना बताता रहा, आज उसी कश्मीर की जनता उससे अपने अधिकारों का हिसाब मांग रही है। रावलकोट की सड़कों पर बहता खून पाकिस्तान की सत्ता से पूछ रहा है, कश्मीरियों से इतना डर क्यों? यदि व्यवस्था न्यायपूर्ण है तो इंटरनेट बंद करने की जरूरत क्यों? यदि शासन लोकतांत्रिक है तो नागरिकों के सामने रेंजर्स और बंदूकें क्यों? और यदि पाकिस्तान सचमुच कश्मीरियों का हमदर्द है तो फिर अपने नियंत्रण वाले कश्मीर में कश्मीरियों की आवाज गोलियों से क्यों दबाई जा रही है? पीओके की यह आग अब केवल रावलकोट तक सीमित नहीं है, यह उस झूठे नैरेटिव को जला रही है जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने सजाता रहा है। बंदूकें आज भी गरज सकती हैं, लेकिन जनता का यह सवाल उनसे कहीं अधिक ताकतवर है, हमें अधिकार कब मिलेंगे?